हेलो बच्चा बड़ी, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। क्या हाल चाल है भाई आप सभी लोगों के? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल है बच्चा बाटी? जल्दी जल्दी से पहले तो सेशन के साथ जुड़ जाएंगे और फिर हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेंगे। अरे भैया आओ, जल्दी जल्दी आओ, पहले तो एक सेकेंड। हाँ अभी ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आ चुके हैं रवि, जानवी, अनुष्का, फातिमा। हेलो 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 बच्चा, हेलो जीतू, हेलो, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए भाई, तो सर्वप्रथम क्या मेरी आवाज, ऑडियो, वीडियो क्लियर है? आप लोगों को अच्छे से मेरी आवाज आ रही है? पहले तो ये बता दो। हेलो 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 बच्चा। हाँ जी। अब दूसरा सवाल मेरा होगा, क्योंकि देखो आज का चैप्टर थोड़ा सा बड़ा तो है, हम पढ़ेंगे उसको, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं। लास्ट क्लास मैंने आप लोगों के लिए लोकोक्ति, एक चैप्टर था अपना, है ना, पत्र लेखन था, और एक चैप्टर और था अपना तत्सम तद्भव, समथिंग ऐसे करके 3 टॉपिक थे जो मैंने, नो मैम क्लियर है, अच्छा ठीक है, मुझे लगा नो क्लियर है, नहीं है। हाँ, तो मैंने ये टॉपिक कराए थे। मैडम मेहंदी दिखा रही है। मेहंदी दिखाना ऐसे होता है बेटा, ये देखो मैम ऐसे दिखाती तो होता मेहंदी है। अरे मेहंदी दिखाकर क्या ही करूंगी बताओ? तो बताओ तुम्हें दिखाकर क्या कर लूंगी मैं? गजब करते हो तुम लोग। हाँ, तो अब लगाई है वो दिख जाएगी मैडम, हाथ ऐसे करेंगी वैसे करेंगे तो दिख ही जाएगा ना। चलो, तो एक सिंपल सी बात है, मैं तुम लोगों से कुछ सवाल पूछूंगी, पहले तो वो बताओ, मैंने आप लोगों को कुछ टॉपिक बताए थे, पढ़ाए थे, जल्दी से बताओ क्या आप लोगों ने वो टॉपिक पढ़ा था? हाँ हाँ, अब दिखा दिया है, अब अच्छे से दिखाया है। चलो बताओ, पढ़ा था बेटा? लास्ट क्लास की डीपीपी, डीपीपी गलत लगी है क्या बेटा लास्ट क्लास की? एक सेकेंड रुको, मैं चेक करती हूँ ऐसे कैसे हो गया है। एक सेकेंड रुको जरा, अभी हम चेक कर लेते हैं। एक्चुअली मैडम उस दिन इवेंट पर थी, नहीं फ्राइडे था ना, फ्राइडे को करवा चौथ था, मैम लीव पर थी उस दिन। ओके जस्ट अ सेकेंड बेटा, मैं अभी चेक कर लेती हूँ। तुम लोगों ने कुछ कहा और मैडम ने नहीं सुना, ये हो ही नहीं सकता है। कहाँ है भैया नीव यूपी वाले बच्चे? ये रहे। हिंदी की कक्षा कहाँ है? ये रही। एक सेकेंड रुक जाना बेटा, मैं चेक कर लेती हूँ तुरंत के तुरंत। अटेम्प्ट डीपीपी, सही तो है? एक सेकेंड रुको। पीडीएफ ये रही। ठीक तो लगा है बेटा लास्ट क्लास के डीबीबी? कैसी बोलते हो तुम लोग, झूठ बोलते हो, है टाइम वेस्ट कराते हो। बोलो, ऐसे ना किया करो बेटा जी, गलत बात है जी। हाँ, एकदम ठीक लगी है डीपीपी। चलो, अब आज का टॉपिक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बेटा, फिर मैं आप लोगों को कुछ चीजें, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सारी चीजें मैं ले लूंगी, ठीक है? लास्ट क्लास का जो भी डाउट होगा आप लोगों को मैं समय दूंगी, आप लास्ट में पूछ लेना। अभी हम थोड़ा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, ठीक है बेटा? चल, अब आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्मृति चैप्टर। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छी कहानी है ना? एकदम तुम लोगों के जैसे एकदम नटखट बच्चे होते हैं ना, वैसे ही इस चैप्टर में भी जो लेखक है वो अपने बचपन का टाइम की बात बता रहे हैं, जैसे वो बहुत नटखट थे। और गांव के बच्चे, मतलब मैं आपको बताऊं, लिटरली गांव के बच्चे सच्ची में बहुत खतरनाक होते हैं। मैं अपने गांव गई थी, सच्ची बता रही हूँ आपको, और मुझे ना छिपकली से बहुत डर लगता है, लिटरली बहुत डर लगता है। ये चैप्टर भी उसी पर भी है, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो। तो मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, ठीक है? तो मैं कहीं पर भी जा रही थी तो वहां ना मुझे छिपकली दिख गई, मैं एकदम से डर गई, भैया ये क्या है? मैं पीछे हो गई, और भाई तब से एक छोटा सा एकदम चिंदू सा बच्चा आया, है ना, एकदम भागा भागा है। क्या हुआ दीदी, क्या हुआ? मैंने कहा ये देखो यहाँ छिपकली थी। भाई उसने उसको ढूंढा, ठीक है, और ऐसे हाथ से पकड़ा और उसको यूं फेंक दिया।
मैं उसका मुंह देख रही और मैं अपने आप को देख रही। मैंने कहा हद है भाई, इंदू सा बच्चा, और यूं उठा के फेंक दिया। अब पता है गांव के बच्चे क्या करते हैं, गिरगिट को पकड़ के उसको ना, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, इंजेक्शन लगा के और उसको ना ग्लूकोज का पानी चढ़ा देते हैं। ऐसे ऐसे कांड कर रहे होते हैं। मतलब मैं देख कर डर गई, मैंने कहा ये बच्चे हैं, खतरनाक है ये तो मतलब वो बिल्कुल नहीं डरते हैं, चाहे सांप आ जाए, चाहे बिच्छू आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए। तो ऐसे होते हैं गांव के एकदम बच्चे ना। वैसे बोले ना शेर दिल जो बच्चे होते हैं वो गांव के होते हैं, डरते वरते नहीं है किसी से। अब ऐसा नहीं है शहर वालों को मैं बिल्कुल वो दिखा रही हूँ, लेकिन सच्ची बता रही हूँ बेटा, गाँव वाले बच्चे बिल्कुल किसी से नहीं डरते, बहुत खतरनाक टाइप के होते हैं, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, और आज के चैप्टर से भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे लेखक परिचय, फिर पाठ पढ़ेंगे, उसके बहुविकल्प प्रश्न और फिर प्रश्नोत्तरी, ये सारी चीजें हम करेंगे, ठीक है। चलो हाँ, तो जब भी मैं ये चैप्टर पढ़ाती हूँ, पता है नीव का जो हमारा एनसीईआरटी वाला चैप्टर है उसमें भी ये चैप्टर आता है, ठीक है। तो पता है मैं कहती हूँ ये जो लेखक जी हैं, ये लोग एकदम ना, जो हम लोग कंघी नहीं करते हैं बचपन में खेलते थे इलेक्ट्रॉन वाला, है ना, एकदम उसको पहले अच्छे से रब कर लिया, फिर बाल ऐसे खड़े कर लिए। तो मुझे लगता है ये फोटो खिंचवाते समय वो बुढ़ापे में भी थोड़ी सी शरारत कर रहे होंगे। लग रहा है ना, लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना, माफ करना मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, बस लग रहा है ऐसा। चलो भाई, तो पढ़ते हैं थोड़ा सा अभी हम चैप्टर। श्री राम शर्मा, बेटा श्री राम शर्मा जो है वो शुक्लोत्तर काल के लेखक, बहुत ही उम्दा लेखक माने जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ी देर के लिए मैं आपके कमेंट्स को ऑफ कर रही हूँ ताकि आप लोगों का ध्यान पूरी तरह मेरी कक्षा में रहे, ठीक है। चलो, तो इनका जो जन्म है बेटा वो 23 मार्च 1892 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो किरथरा मैनीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। सन 1967 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। भाषा इनकी सहज सरल प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली, यानी खड़ी बोली का ये प्रयोग करते थे। शैली इनकी चित्रात्मक, आत्मकथात्मक, वर्णनात्मक। आत्मकथात्मक मतलब अपनी कथा को लिखना, आत्मकथा लिखना, वर्णन करना, विवेचन करना, चित्रात्मक यानी जब उसको आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके सामने वो कहानी चल रही है, चित्रात्मक होती थी, ठीक है। शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग के ये लेखक माने जाते हैं, यानी शुक्ल काल में भी इन्होंने लिखा है, शुक्लोत्तर काल में ज्यादा लिखा है। रचनाओं की बात करें तो प्राणों का सौदा, जंगल की जीव, बोलती प्रतिमा और शिकार, सेवाग्राम की डायरी, सन 42 के संस्मरण आदि। विशाल भारत पत्रिका का इन्होंने संपादन किया, और हिंदी साहित्य में स्थान की बात करें तो शिकार साहित्य के रूप में ये चर्चित हैं। चलिए अब थोड़ा सा इनके ऊपर पहले डिटेल जीवन परिचय देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हिंदी में शिकार साहित्य के प्रणेता पंडित श्री राम शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में 23 मार्च सन 1892 को हुआ था, ठीक है। शिकार साहित्य यानी जो बोलते हैं शिकार करने के लिए निकलते हैं, उस साहित्य के ऊपर ये लिखा करते थे, ठीक है बेटा। प्रयाग विश्वविद्यालय से स्नातक, यानी प्रयागराज से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी बीए की डिग्री ली थी। स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात ही पत्रकारिता के क्षेत्र में उतर आए, यानी इन्होंने फिर मास मीडिया में काम किया, मतलब उसकी पढ़ाई करी। अपने विशाल भारत नामक पत्र का संपादन बहुत दिनों तक इन्होंने क्या करा था, विशाल भारत पत्रिका का इन्होंने बहुत दिनों तक संपादन किया था। इनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण मुख्यतः राष्ट्रीयता के ओतप्रोत था। ये भी राष्ट्रीय कवि थे, यानी राष्ट्र से जुड़ी ही कविताएं लिखा करते थे। अपने राष्ट्रीय मतलब इन्होंने क्या करा था, अपने राष्ट्रीय आंदोलन में बराबर भाग लिया, जिसकी सजीव झांकियां आपकी रचनाओं में दिखती हैं, ठीक है। आपकी मृत्यु एक लंबी बीमारी के पश्चात सन 1967 ईस्वी में हो गई। मतलब इतना सा इनका जीवन परिचय, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करना है। फिर आ जाती है इनकी रचनाएं। आप इनकी जीवन रचनाओं में से कोई भी 2-3 रचनाएं याद करके लिख दीजिएगा, लेकिन ये लास्ट में लिखना है। पहले हम इनका साहित्यिक परिचय देख लेते हैं, ठीक है। शर्मा जी का हिंदी में शिकार साहित्य में प्रस्तुत करने में अपना एक विशिष्ट स्थान रहा है। इनके शिकार साहित्य में घटना विस्तार के साथ साथ पशु मनोवैज्ञानिक का सम्यक परिचय भी मिलता है, यानी इनका जो शिकार के साथ साथ पशु का जो साइकोलॉजी होती है ना, उस पर भी इनका एक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। अभी तक आपको किसी भी रचनाकार के अंदर ऐसी क्वालिटी नहीं देखने को मिली होगी जो श्री राम जी के अंदर थी, ठीक है। अब बात करें इनके शिकार साहित्य के अतिरिक्त शर्मा जो ज्ञानवर्धक यानी ज्ञान को बढ़ाने वाले और विचार उत्तेजक, यानी आपके विचारों को क्या कर दे,
उपजा दे, आपके अंदर कोई ना कोई विचार आ जाए कि अरे ऐसा है तो क्यों है ना, आपको ज्ञान दे, विचार उत्पन्न करे, ऐसी रचनाएं ये लिखा करते थे। ठीक है, जो पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर प्रकाशित होते थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में संस्मरणात्मक निबंधों और शिकारी संबंधी कहानियों को लिखने में शर्मा जी का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भाषा शैली की बात करें तो शर्मा जी का भाषा स्पष्ट और प्रभावपूर्ण है। भाषा की दृष्टि से प्रेमचंद के अत्यंत निकट माने जाते हैं, यानी ये इनकी रचनाएं बिल्कुल प्रेमचंद जी की रचनाओं से मिलती जुलती, कहने का अर्थ भाषा से मिलती जुलती थी। वो जैसे प्रेमचंद जी की भाषा थी वैसे इनकी भी थी। और सही बताऊं, अभी आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि जैसे आप प्रेमचंद जी का ईदगाह चैप्टर पढ़ लो, है ना, या कहानी पढ़ लो, या आपने उनका मंत्र कहानी पढ़ी है, तो वैसी ही भाषा इनकी भी रही है, बिल्कुल सेम, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता था। यद्यपि ये छायावादी युग के विशेष साहित्यकार रहे, यानी छायावाद काल के लेखक रहते हैं, लेकिन इनकी रचनाएं कुछ न कुछ शुक्लोत्तर काल के बाद भी मिली है, यानी छायावाद उत्तर काल के बाद भी मिलती है। आपकी भाषा संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी के शब्दों के साथ साथ लोक भाषा के शब्दों का भी प्रयोग से भाषा अत्यंत सजीव और संप्रेक्षणीय गुण से संपन्न हो गई। इनकी शैली स्पष्ट एवं वर्णनात्मक है, जिसमें स्थान स्थान पर स्थितियों का विवेचन मार्मिक और संवेदनशील होता है। अब इसमें से आपको कितना लिखना है, तो बेटा जी इसका आप टॉपिक डालेंगे साहित्यिक परिचय, 2 से 3 लाइन ऊपर, 2 से 3 लाइन ये बस, क्योंकि इसके अंदर इनका कला पक्ष, भाव पक्ष इतना ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपसे अभी कह दूं कि इतना इनका जीवन परिचय इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ेंगे, तो बिल्कुल पढ़ना है आपको, लेकिन मैं आपको बोलूं कि 85% होता है कि आ सकता है, बाकी एक बार इसको पढ़कर चले जाना बस। ठीक है, चलिए, तो एक बार आप लोग मुझे बताएंगे जीवन परिचय क्लियर है, तो मैं फिर इसके क्वेश्चंस पूछूं आपसे और फिर हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। फटाफट से बताएंगे बेटा, सभी को जीवन परिचय क्लियर हो गया है? बताओ फटाफट से, अगर क्लियर है तो थम्स अप करते चलेंगे कि यस मैम क्लियर है। देखो इनका जीवन परिचय बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, और ना ही बहुत ज्यादा इनके अंदर ऐसा मतलब रचनाओं को भी आपको रखना है, फिर कला पक्ष भाव पक्ष नहीं, बहुत सिंपल सा है इनका जीवन परिचय। ठीक है, हाँ क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इनके ऊपर हम आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, श्री राम शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? 1892 में, 1894 में, 96 में या 98 में? चलो बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ, क्लियर, थैंक यू ऐश्वर्या। आई थिंक लास्ट फ्राइडे, और तुम्हारी क्लास मैंने कब ली थी? थर्सडे को मैंने क्लास ली थी किसी की, हाँ तुम्हारी नहीं थी, किसी और की थी, हाँ याद आया मुझे। ठीक है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। लास्ट वीक ना मेरा इतना खतरनाक वीक गया है, सच्ची बता रही हूँ, इतनी सारी क्लासेस, और मैं एक दिन की लीव पर थी, और एक दिन की लीव के लिए मेरे पास इतना सारा काम, फिर हमारा इवेंट था ऑफिस में, इवेंट का इतना सारी क्लासेस एक साथ सर पे आ गई थी मेरे। फिर भी मैंने ये नहीं छोड़ा कि क्लास तुम्हारी मिस नहीं होनी चाहिए, मैंने क्लास अपलोड करा दी थी ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ लें। वो कंटेंट याद करने वाला था, इसलिए मैंने उसको उस वे में आप लोगों तक पहुंचा दिया था। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अभी देखते हैं कितने बच्चों ने इसका सही उत्तर दिया। 95.16%, वेरी गुड। श्री राम शर्मा जी का निधन कब हुआ था? 1960, 67, 70, 75? चलो बताओ। फटाफट से बताओ बेटा। हाँ, फ्राइडे को क्लास मैंने कराया था, और तुम्हें पता है फ्राइडे को जब तुम लोगों की क्लास से पहले थर्सडे को मेरी 4 क्लासेस थी। मैं रात को 9 बजे फ्री हुई थी, 9 बजे जाकर मेरी क्लास खत्म हुई, एंड तब जाकर फिर मैं फटाफट से मार्केट गई थी। अगले दिन मेरा फास्ट था। बी इज करेक्ट, 1967। ओके, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मैम ऑप्शन बी राइट होगा। ये यहाँ पर कौन एकदम भूल भुलैया बना बना कर भेज रहा है? इतना टाइम होता है तुम लोगों के पास? हाँ,
चलो भाई 93.8%, क्या बात है भाई, वेरी गुड। चलो, श्री राम शर्मा किस युग के लेखक माने जाते हैं? शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग के, आधुनिक युग के, भक्ति युग के, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलो बताओ। धन्यवाद सुनीता जी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी साफ सफाइयां चालू हो गई हैं? सफाई अभियान चल रहा है तुम लोगों का? जल्दी से बताओ, सफाई अभियान चल रहा है? ए इज अ करेक्ट। ओके। हम्म। ऑप्शन ए, शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने दिया है। तो यहाँ पर 92.24% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। वेरी गुड, इसका मतलब आप लोगों को जीवन परिचय समझ में आ गया है। श्री राम शर्मा ने किस पत्रिका का संपादन किया था? विशाल भारत, सरस्वती, ब्राह्मण, आनंद, कादम्बनी? चलो बताओ, फटाफट से बताओ। हम्म, एकदम। इस समय हम लोग पता है क्या लगते हैं, ऐसे एकदम कपड़े गमछा उमछा बांध के, मुंह पे ऐसे बांध के, डाकू शाकू बनकर, और हमारे हथियार होते हैं झाड़ू पोछा, और एकदम फुल सफाई चल रही होती है घर में। हाँ जी, ऑप्शन ए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं। गुड। हम्म। कल भी आपकी कक्षा है, आपको पता होगा ना बेटा, कल भी क्लास है, फिर फ्राइडे को भी क्लास है। चलिए, तो यहां पर आ जाएगा ऑप्शन ए, विशाल भारत। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एंड यहाँ पर 88.92% बच्चों ने सही उत्तर दिया। भाई 90 से नीचे आ गए हो तुम लोग, देख लो। चलो भैया, थोड़ा सा चैप्टर को पढ़ लेते हैं। बहुत तुम्हारे को पोल दे देकर बातें भी तुम्हारे साथ थोड़ी थोड़ी करती चली हूं, ठीक है। अब अच्छे से चैप्टर को देख लेते हैं। हाँ, अब इसको हम एकदम कहानी की तरह करेंगे, जैसे दादाजी हमको कहानियां पहले सुनाते थे या दादी सुनाती थी, है अपनी अपनी किस्से कहानियों को सुनाते थे, कैसे बोलते थे ना, अरे सन 57 की बात है, 1908 की बात है ना। तो ऐसे यहाँ पर भी श्री राम जी जो हैं वो अपनी जब कहानी शुरू करते हैं तो इसी तरह से बताते हैं। कहते हैं कि सन 1908 ईस्वी की बात है, दिसंबर का आखिरी या जनवरी का प्रारंभ होगा। यानी हो सकता है भाई दिसंबर का आखिरी महीना हो या जनवरी का प्रारंभ महीना हो। एक सेकेंड, हाँ जी बात, हम तो सोचे कुछ गड़बड़ हो गया। मतलब गड़बड़ कुछ नहीं होता, चैप्टर तो तब भी मैं आपको समझा ही दे देती। बस मैं हमेशा आपको क्वेश्चन आंसर्स कराती हूँ ना, तो नीव हमारा जो सीबीएसई वाला कोर्स है ना, उसमें भी ये चैप्टर है। तो उसमें क्या है कि वो रेखांकित करके नहीं आता, आप में आता है। तो मैं डर गई भाई कि ऐसा तो नहीं गलती से मैं वो वाले चैप्टर उठा कर ले आई, फिर रेखांकित वाले क्वेश्चन कैसे होंगे आपके। चलो, हाँ, तो वो ये कहते हैं कि 1908 की बात है, दिसंबर, और मतलब या तो दिसंबर का आखिरी महीना होगा या जनवरी का स्टार्टिंग महीना होगा, जिसमें बहुत खतरनाक वाली ठंड पड़ रही है, एकदम कड़ाके वाली ठंड है, ठीक है। चिल्ला जाड़ पड़ रहा था। चिल्ला जाड़ मतलब होता है बहुत ज्यादा ठंडा होना। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई, उस पर थोड़ी सी बूंदाबांदी हो गई तो ठंड और बढ़ जाती है, इसीलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई। शाम के यानी सायकाल के करीब 3:30 या 4 बज रहे होंगे, कई साथियों के साथ में झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था। भैया गांव के बच्चे हैं, एकदम बढ़िया तरीके से कहीं पर बेर खा रहे होते हैं, कहीं जामुन खा रहे होते हैं, है ना, कहीं आम तोड़ रहे होते हैं, बगीचे में घूम रहे होते हैं। तो ये भी अपना क्या झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ के खा रहे थे। कि गांव के पास के एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं घर के को चलने लगा, साथ में छोटा भाई भी था, ठीक है।
भाई साहब की मार का डर था इसलिए सहमा हुआ चला जाता था, है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि पहले के टाइम में क्या होता था ना, भैया का बड़ा डर होता था, भाई बड़े भाई का को भी ना एक तरह से पिताजी का ओहदा मिलता था। आजकल तो लोग पिताजी को ही इज्जत नहीं दे रहे होते हैं, उनसे भी जबान लड़ा देते हैं। पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, पहले तो भाई को ही, बड़े भाई को ही एक पिताजी का ओहदा दे दिया जाता था। तो यहाँ पर जो श्री राम जी हैं वो भी अपने बारे में बता रहे थे कि मेरे बाद का एक छोटा भाई, मतलब हम दोनों झरबेरी के बेर खा रहे थे कि आस पास से किसी ने बुलाया कि भैया बुला रहे जल्दी पहुंचो। अब हमें बड़ा डर लग रहा था कि भाई साहब आज तो हमारी खूब तेज से क्या करने वाले हैं, कुटैया करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ बैठकर बेर खा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ऐसा कोई स्थिति नहीं बन रही है। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर कसूर बन जाए, यानी उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सी उनकी छोटी सी बात उनकी बहुत बड़ी गलती बन जाए जिसके लिए भाई साहब उनको मारने लगे, ठीक है। डरते डरते घर में घुसा, आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही पेशी ना हो, पर आंगन में भाई साहब को पत्र को लिखते हुए पाया। अब पिटने का भ्रम दूर हो गया। हमें देखकर भाई साहब ने कहा कि इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डाल आओ, तेजी से जाना जिससे शाम की डाक में ही चिट्ठियां निकल जाएं, ये बड़ी जरूरी है। तो वो ये कहते हैं कि जल्दी से शाम तक, मतलब वो घर आते हैं तो उन्हें डर हो रहा था कि भाई साहब बेर के लिए हम खा रहे थे तो हमें मार पड़ेगी, लेकिन पता चलता है कि भाई साहब चिट्ठियां लिख रहे हैं, तो उनको लगता है कि अपने काम में, मतलब अगर मारने को होते तो डंडा उंडा लेकर बैठे होते, लेकिन अभी फिलहाल अपने काम में मस्त है, इट मीन्स मारेंगे तो नहीं, कुछ काम ही होगा। फिर भाई साहब उनको देखकर कहते हैं कि ये जो चिट्ठियां है, क्योंकि पहले के टाइम में जो भी वार्तालाप होती थी, जो भी सूचना होती थी, वो चिट्ठियों के माध्यम से होती थी। तो वो ये कहते हैं कि ये चिट्ठी जाकर क्या कराओ, डाक खाने में छोड़ाओ और जल्दी देकर आना, क्योंकि एक समय होता है, उस समय के बाद चिट्ठियां निकल जाती हैं, है ना, आगे के लिए। तो वो ये चाहते थे कि टाइम से चिट्ठी पहुंच जाए, तो इसीलिए उनको रवाना कर देते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जाड़े के दिन थे, 30 पर हवा के प्रकोप से कपकपानी लगी थी, हवा मज्जा तक ठिठुर रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने बुझाने के लिए थोड़ी सी चने और एक धोती में बांध दिए थे, ठीक है। अब वो लोग रास्ते में निकल रहे थे और यहाँ से आपका वो भी शुरू हो जाता है, रेखांकित पद, सॉरी रेखांकित गद। तो आप, अगर आपसे इसका व्याख्या करने के लिए दे दिया जाए तो आराम से कर लोगे। कुछ मुश्किल लग रहा है बेटा, बताओ। आपको इन 3 लाइनों में कोई भी मुश्किल लाइन लगी, आप इसको पढ़कर खुद भी इसकी व्याख्या कर दोगे। पहले तो आप संदर्भ लिख दोगे, संदर्भ के बाद आप खुद से व्याख्या कर दोगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में रचनाकार बताते हैं कि जब वह चिट्ठियों को छोड़ने के लिए डाक खाने के लिए, मक्खनपुर डाक खाने में चिट्ठियों को देने के लिए निकल रहे होते हैं कि तो रास्ते में उन्हें बहुत ठंड का अनुभव होता है ना, और बहुत तेजी से हवा चल रही होती है, जिसकी वजह से वो कांप रहे होते हैं। हवा मज्जा तक ठिठुर रही थी, यानी हवा के कारण जो शरीर था वो पूरी तरह से ठिठुर रहा था, इसलिए हमने धोती को कानों से पूरी तरह से बांध लिया था ताकि कानों से अंदर हवा न जाए, ठीक है। और माँ ने रास्ते में खाने के लिए भुने हुए चने दे दिए थे। बस इतना सा व्याख्या करना है, कुछ मुश्किल है, कर लोगे। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना उस उम्र में राइफल से नहीं था। मतलब हम लोग क्या, पहले के लोग बच्चे होते थे ना, वो डंडे से निकलते थे, डंडा साथ में लेकर निकलते थे। तो कह रहे थे कि उस डंडे से, बबूल के डंडे से इतना प्रेम था जितना तो हमें एक राइफल मिल जाए उससे भी इतना प्रेम नहीं होता है, ठीक है। जैसे आजकल के टाइम की बात कहा जाए बच्चा, जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे, आपको जब आपके पिताजी बाइक लाकर दे देंगे तो पहले पहल तो बहुत शौक लगेगा आपको कि यार बाइक मिली है, बाइक मिली है। लेकिन लेकिन जब आप खुद से कमाओगे, मान लो पिताजी ना दिलाएं और आप खुद से कमाकर बाइक खरीदो, ठीक है, आपको वो मजा नहीं देगा वो बाइक जब आपके पिताजी ने आपको 2 साल 3 साल 4 साल पे, जब आप छोटे थे और आपको साइकिल ला कर दी होगी, आप उससे, उस बाइक से ज्यादा उस साइकिल की केयर करते होंगे, है ना। जैसे आज भी आपको कोई चीज मिल जाए लेकिन आपको बचपन में कोई चीज मिली है ना, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर वो भी कहते हैं कि आज अगर हमें राइफल मिल जाए ना तो उससे ज्यादा मजा, मतलब उससे ज्यादा जो कीमत थी हमारे लिए उस डंडे की होती थी, ठीक है। फिर कहते हैं कि मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था, मतलब अनेक सांपों को मारने के काम आता था, ठीक है। तो इसीलिए वो डंडा लेकर निकले थे। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झूरे जाते थे। इसी कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रखा क्योंकि कुर्ते में जेब न थी।
फिर क्या होता है कि वो उस रास्ते से निकल रहे होते हैं और फिर उस डंडे का इसलिए लेकर जा रहे होते हैं क्योंकि रास्ते में कोई सांप वाप मिलेगा तो उससे उसको मार देंगे और उनकी सुरक्षा हो जाएगी, ठीक है, इसलिए निकलते थे। और उन्होंने जो अपनी चिट्ठियां थी वो अपनी कहाँ टोपी में रख ली थी ताकि वो कहीं गुमे नहीं, गिरे नहीं, क्योंकि कुर्ते में जेब नहीं थी, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर उन्होंने कही। अब इसी का सबसे पहले हम संदर्भ देख लेते हैं। एक बार संदर्भ बता दे रही हूँ, पूरे चैप्टर में यही संदर्भ लिखना होगा। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं श्री राम द्वारा लिखित स्मृति नामक निबंध से लिया गया है। ये क्या है बेटा? स्मृति एक निबंध है, उससे लिया गया है, ठीक है। अब उसकी व्याख्या करनी है, व्याख्या आराम से कर दोगे कि लेखक ने जाड़े के मौसम की कठोरता का वर्णन किया है। चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी, शरीर की हड्डियां कांप रही थी, ठिठुरने से बचने के लिए उन्होंने अपने कानों पर धोती बांध लिया था। माँ ने उन्हें खाने के लिए भुने हुए चने दिए थे। बस सिंपल सा, कुछ मुश्किल नहीं है। लेखक ने चिट्ठियों को कहाँ रखा था? अपनी टोपी में। लेखक ने डंडे की तुलना किससे की थी? तो राइफल से की थी। चलो बताओ, यहां तक सभी को चैप्टर क्लियर है? जल्दी से बताएंगे बेटा, यहां तक चैप्टर सभी को क्लियर है? अच्छा, यश बेटा, स्मृति का मतलब होता है याद, ठीक है। जो कोई याद में कहा, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारी स्मृति में खोया हूं, यानी मैं तुम्हारी याद में खोया हूं। स्मृति मतलब होता है याद, ठीक है। पेशी का मतलब होता है जैसे कोई हम बोलते नहीं है कि मुजरिम को पेश किया जाए। आपने कई बार ये डायलॉग सुना होगा जब जज बोलते हैं, है ना, अपने न्यायालय में यानी कोर्ट में सुना होगा। पेश करना मतलब किसी के सामने उसको हाजिर करना, ठीक है। चलिए, नंदिनी, क्षमा क्षमा कहाँ है बच्चा? सायकाल है और तो कहीं पर नहीं है। हम्म, सायकाल मतलब शाम के समय को कहा जाता है, ठीक है। और क्षमा जो शब्द आप पूछ रहे हो वो अलग चीज होती है। पूर्व का मतलब क्या होता है? पूर्व का मतलब एक तो होता है पहले, और एक दिशा को भी कहा जाता है, ठीक है। अब हाँ, ये लिखा है ना, 2-4 दिन पूर्व, पूर्व मतलब पहले, ठीक है। चलो, विश्व क्लियर है? हाँ। संपादक जो क्या करता है? पत्रिका को संपादन यानी छपवाने का कार्य करता है। स्नातक मतलब बीए की डिग्री को कहा जाता है, रागिनी। बहुत अंतर है बेटा, ये दो काल, अलग अलग समय का डिफरेंस है। ये मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया था आप लोगों को, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। अच्छा, उसमें आपका भी शुक्ल काल आएगा। आप जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग पढ़ते हो ना, वैसे फिर शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग आता है। ये दो युगों का नाम है, ठीक है, जिसमें एक प्रकार की रचनाएं पाई जाती है। जैसे भारतेंदु युग में अलग पाई जाती है, द्विवेदी युग में अलग, वैसे शुक्ल और शुक्ल युग भी एक प्रकार से टाइम पीरियड है जिसके अंदर रचनाएं उस काल की पाई जाती हैं, ठीक है, जिसे छायावाद और छायावादोत्तर काल भी कहते हैं। चलो, डाउट्स खत्म हो गए सबके, आगे बढ़े आप, ठीक है। चलो, लेखक ने चिट्ठियों को अपनी टोपी में क्यों रख लिया था? चलो जल्दी से बताओ। हम्म, क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर? लेखक ने चिट्ठियों को अपनी टोपी में क्यों रख लिया था? चलें, देखिए इसका उत्तर, तो जेब ना होने के कारण, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट। एंड यहाँ पर 93% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। बबूल के डंडे की तुलना लेखक ने किससे की है? चाकू, तलवार, राइफल या इनमें से कोई नहीं? चलो बताओ। डाउट बेटा अभी थोड़ा रुक के लूंगी अब, ठीक है। अभी मैंने सारे डाउट लिए थे, अब इसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से डाउट ले लूंगी। चलो आंसर करो।
थैंक यू रिमझिम। आंसर करेंगे बेटा? ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राइफल से, बिल्कुल ठीक है आंसर आप लोगों का। 92.39% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब कहानी में। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव के 4 फरलांग दूर कुएं के पास आ गए। अब फरलांग का अर्थ एक तरह से क्या होता है, जैसे होता है एक दूरी को बताया गया है कि हम लोग वहां से 4 कोस, एक मतलब कोस तो बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा, 4 फरलांग मतलब बोल सकते हो एक तरह से एक एक लिमिटेड जगह है, 4 जैसे हम बोलते हैं ना 4 किलोमीटर या ऐसे, वैसे 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए थे जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। अब देखो इसको वो कैसे बताते हैं कि जब ये बच्चे स्कूल जाते थे ना अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो बताते हैं कि बच्चे बड़े शैतान होते हैं। तो हम लोग भी क्या करते थे, शैतानी में जब उस रास्ते से गुजरते थे तो हमने एक कुआं देखा, जो कुआं बहुत कच्चा था और उसमें से ना आवाज आती थी हमेशा। तो हम क्या करते थे कि झांक कर देखते थे कि उसके अंदर क्या, पर कुछ दिखता नहीं था, तो हम पत्थर मारते थे ताकि आवाज आए। तो वो जो उनको मजा आता था ना, वही मजा लेने के लिए इस बार भी वो रुक जाते हैं। अब कहानी कैसे चलती है देखना। काला सांप पड़ा हुआ था, कुआं कच्चा था और 24 हाथ यानी 36 फीट गहरा था। उसमें पानी नहीं था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उस कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। बच्चे नटखट होते हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी वानर टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उचकने की सूझी। उचकने की मतलब उसके अंदर उचक उचक कर देखे कि है क्या। ठीक है, सबसे पहले उचकने वाला मैं ही था। कुएं में झांक कर एक ढेला फेंका कि उसमें से कैसी आवाज होती है। उसको सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी। प्रतिध्वनि का मतलब होता है कि कोई आवाज गई और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर आ जाए। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कोई गूंजने वाली जगह पर बोलते नहीं है, जैसे पहाड़ों पर चले जाते हैं, हम कहते हैं जैसे ऐसे करके रख लेते हैं और फिर अपना नाम ले लेते हैं, शिखा, फिर जोर से शिखा 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 ऐसे आवाज आती है ना। तो वो जो घूम कर आवाज आती है उसको प्रतिध्वनि कहते हैं। तो यहाँ पर जो लेखक है वो भी इसलिए पत्थर मारकर देखता है कि इसमें से आवाज कैसी आएगी, लेकिन उसे प्रतिध्वनि तो नहीं, फुसफुसाने की आवाज आती है, यानी सांप के फनकार की आवाज आती है उसे। ठीक है, ज्यों ही डेला गिरा त्यों ही आवाज को क्या हुआ, त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो फुसकार से चकित हो गए। मतलब फुसकार सुना तो हमको बड़ा अजीब सा लगा कि अरे भाई ये आवाज कैसी है। जैसे ही किल्लोर करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भोग से चकित हो जाता है। अब इसका अर्थ समझना। किल्लोल का अर्थ होता है बेटा जब शोर मचाता हुआ। ठीक है, जब मृग समूह यानी हिरणों का समूह, हिरण